Welcome back, and we were talking about the effectiveness of the team and what are the participating constructs associated with our team effectiveness. Okay, अब यहाँ पर जो हमने कॉन्टेक्चुअल वे में कंपोजिशन के हवाले से, वर्क डिजाइन के हवाले से, प्रोग्रेस के हवाले से डिफरेंट वेरिएबल्स देखे, लिस्ट एक्चुअली यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती. देयर इज द सेकंड लेवल जिसके ऊपर हमें चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है. फॉर एग्जांपल, अभी हमने वर्क डिजाइन में autonomy, skill variety, task identity, task significance इन पॉइंट्स को देखा. द थर्ड बॉक्स इन दिस डायग्राम ऑन द लेफ्ट साइड. सो अब इन चार वेरिएबल्स जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, autonomy, skill variety, task identity and task significance, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए, ऑब्वियसली दैट इज द मॉडल व्हिच आई वाज रेफरिंग टू. आपको जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल का वो पता होना चाहिए. अब यहाँ पर हमारे पास कोर जॉब डायमेंशंस हैं यही चार, और एक इसमें हम और ऐड कर रहे हैं व्हिच इज द फीडबैक. ये क्या करती हैं पांचों डायमेंशंस? ये आपके साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ माइंड को ट्रिगर करती हैं. फॉर एग्जांपल, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस ट्रिगर्स योर एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क. Autonomy would trigger your experience, responsibility of outcome of the work, and the feedback would trigger your knowledge of the actual results of the work activities. ठीक है. अब ये जो आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, ये आपकी आगे चलकर लिंक अप करती हैं विद द पर्सनल एंड वर्क आउटकम्स, जिसमें के हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन, हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्मेंस, हाई सेटिस्फेक्शन विद द वर्क, लो एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर. अब अगर आप इन पर्सनल एंड वर्क रिलेटेड आउटकम्स को भी देखो तो यू विल कम टू नो कि टीम इफेक्टिवनेस को भी मेजर करने के लिए हमारे पास ये वेरिएबल्स परफॉर्मेंस रिलेटेड वो मौजूद हैं. ठीक है. ऑब्वियसली एक टीम के अंदर हाई इंटरनल वर्क मोटिवेशन होनी चाहिए, हाई क्वालिटी वर्क परफॉर्मेंस होनी चाहिए, हाई सेटिस्फेक्शन विद द वर्क होनी चाहिए, और लो एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर वो होना चाहिए. ठीक है. और यहां से अब हमारे पास एक ऑब्वियसली एम्प्लॉय ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ जो है वो एक फ्लो बैक करती है, जिसमें कि हम इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे कि लोग इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, साइकोलॉजिकली कंट्रीब्यूट करते हुए अपने कैरियर प्रोग्रेशन को, अपने कैरियर डेवलपमेंट को वो किस तरह से फर्दर इंश्योर वो कर सकते हैं. ओके. अब इसी जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल को अगर हम मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर में कैलकुलेट करें, व्हिच इज एमपीएस, तो हमारे पास एक टिपिकल सा फार्मूला आता है कि स्किल वैरायटी प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस डिवाइडेड बाय 3 इनटू ऑटोनॉमी एंड फीडबैक. इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी इक्वेशन में जो हैवी वेट आइटम्स हैं दे आर ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, और आपका जो एवरेज वैल्यू हम ले रहे हैं दैट इज ऑफ स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी एंड टास्क सिग्निफिकेंस. Okay, so people who work on jobs with high core dimensions are generally more motivated, satisfied and productive. अब ये हमारे पास एक रिसर्च एविडेंस मौजूद है. एंड जॉब डायमेंशंस ऑपरेट थ्रू द साइकोलॉजिकल स्टेट्स इन इन्फ्लुएंसिंग पर्सनल एंड वर्क आउटकम वेरिएबल्स रादर देन इन्फ्लुएंसिंग देम डायरेक्टली. ओके. तो ये हमारे पास कंसर्न्स हैं व्हिच आर रिलेटेड विद मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर. अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपने टीम इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करनी है. टीम इफेक्टिवनेस के बैकएंड के ऊपर हम पहुंचे जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल पे. जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल से हमने साइकोलॉजिकल स्टेट्स आइडेंटिफाई की, हमने आउटकम्स आइडेंटिफाई किए, और फिर हमने उससे रिलेटेड मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर कैलकुलेट करके अपनी बात को फाइंड अप करने की कोशिश की कि दिस इज हाउ टीम इफेक्टिवनेस इज टू बी कैलकुलेटेड. अनलेस एंड अनटिल के फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन एनी वन ऑफ दीज वेरिएबल्स इज रिक्वायर्ड. लाइकवाइज आपके स्लाइड के ऊपर प्रोसेसेस का जिक्र हो रहा था. अब प्रोसेसेस जो एक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, टीम के साथ एसोसिएटेड है, उनकी इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास एक मॉडल अवेलेबल है, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल ग्रुप इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रुप इफेक्टिवनेस प्लस प्रोसेस गेन्स माइनस प्रोसेस लॉसेस. ठीक है. अब ये टिपिकल जो एक मॉडल हमारे पास अवेलेबल है इफेक्टिवनेस इन ए ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए. अब आपको मैं बताता हूं कि जो प्रोसेस गेन्स एंड प्रोसेस लॉसेस हैं इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है. आप इसमें जैसे कि हमारा जो मेन गोल होगा वो मेन गोल ये है कि वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रोसेस गेन्स व्हाइल वी हैव टू मिनिमाइज द प्रोसेस लॉसेस. ठीक है. तो ऑब्वियसली उसी से ही हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो इंप्रूव करेगी. अब जब हम प्रोसेस गेन्स एंड प्रोसेस लॉसेस की बात करते हैं तो वन ऑफ द जो प्रोसेस
आपको माइनस करना है प्रोसेस लॉसेस की जो हमारे पास डिस्कशन आ रही है, दैट इज लिंक्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। अब आपको मैं बता रहा हूं कि प्रोसेस को जब स्टडी करना होगा मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास जो मॉडल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स हैं वो क्या इन्वॉल्व होते हैं। अब यहां पर माइनस करने के लिए डिसफंक्शनल प्रोसेसेस को हम जो मॉडल फॉलो करेंगे दैट वुड बी लाइक coming from the conflict perspective, इसमें हमारे पास 5 stages हैं। Stage 1 is potential opposition or incompatibility. Stage 2 is cognition and personalization. Stage 3 is intention. Stage 4 is behavior. Stage 5 is outcome. और इन तमाम स्टेजेस में आपको क्या इन्वेस्टिगेट करना है। फॉर एग्जांपल इन द पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी हमारे पास सर्टेन एंटीसीडेंट्स हैं रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर एंड पर्सनल वेरिएबल्स, हम उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे स्टेज 1 पे देखने के लिए कि एक्चुअली जो प्रोसेस इनकम्पैटिबिलिटी है, जो प्रोसेस डिसफंक्शनैलिटी है, वो आ क्यों रही है। इसी तरह कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन में हम देखेंगे कि व्हाट आर द परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड व्हाट आर द फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद हम इंटेंशंस में जाकर कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग टेक्निक्स को देखेंगे कि जिसके अंदर कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, कंप्रोमाइजिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, जो टिपिकल आपके पास कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग टेक्निक्स हैं वो क्या है और इनमें से कौन सी टेक्निक किस हद तक इनकॉर्पोरेट वो हुई है। देन विल बी लुकिंग अपॉन द बिहेवियर कि ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है। पार्टीज बिहेवियर को आप स्टडी करोगे, बिहेवियर की फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएंगी और लोगों के रिएक्शंस क्या है, लोगों के लाइक प्रोएक्टिव एटीट्यूड्स जो हैं वो क्या हैं, और वहां से रिजल्ट करेगी हमारे पास जो स्टेज दैट वुड बी आउटकम्स, जिसमें कि हम इंक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस या डिक्रीज ग्रुप परफॉर्मेंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो दैट इज द होल कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, जिसके लिए हमारे पास सर्टेन स्टेप, सर्टेन टाइप, सर्टेन वेरिएबल, सर्टेन कंस्ट्रक्ट, सर्टेन लिंकेजेस वो अवेलेबल हैं। ओके, लाइकवाइज जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेसेस से रिलेटेड, तो हमारे पास ये एक टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट यूनिट परफॉर्मेंस का एक ग्राफ आता है। इसके मुताबिक अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दैट इज द स्टेट ऑफ इनर्शिया, और जो स्टेट ऑफ इनर्शिया है व्हेन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट तो उसको हम डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का नाम भी वो देते हैं। और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के केस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं आ रही है, इनर्शिया की स्टेट है, स्टेटस को वहां पर है, तो वहां पर जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी दे वुड बी एपैथेटिक, दे वुड बी स्टैग्नेंट, दे वुड बी नॉन रिस्पॉन्सिव टू चेंज, दैट वुड बी लैक ऑफ न्यू आइडियाज, और परफॉर्मेंस ऑब्वियसली लो होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, अब कॉन्फ्लिक्ट बजाते खुद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आपका इज द प्रेजेंस ऑफ अनदर अल्टरनेटिव है। ओके, और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिटरेचर में हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ इज नॉट बैड, एक्चुअली मिसमैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज बैड। तो एक और अल्टरनेटिव का होना बुरी चीज नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव्स को ना समझना, ना इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, ना उसकी रिस्पेक्ट करना, दैट इज द बैड थिंग, जहां से डिसफंक्शनल पर्सपेक्टिव आपका शुरू होता है। सो वी नीड टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ ओपिनियन कमिंग फ्रॉम द अदर पीपल। तो उसमें वो कहते हैं कि आप पॉइंट बी पर आते हो जहां पर लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नॉर्मलाइज्ड, तो वो फंक्शनल पर्सपेक्टिव होगा और हमारे पास सर्टेन वायबल, सेल्फ क्रिटिकल, इनोवेटिव सॉल्यूशंस वो आने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट वुड बी द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस वुड बी हाई। लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, वो जो आपके आपस में अल्टरनेटिव क्लैशेस हैं, अगर वो एक हद से बढ़ जाएं तो अगेन इट विल बी डिसफंक्शनल पर्सपेक्टिव, जिसमें कि डिसरप्टिव एनवायरनमेंट, chaotic situation और uncooperative perspectives वो एस्टैब्लिश होने शुरू हो जाएंगे और हम दोबारा लो स्टेज पर, जिसको हम पॉइंट सी से एसोसिएट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे। ओके, अब आपने देखा कि हमने सबसे पहला स्टेप शुरू किया टीम इफेक्टिवनेस को कैसे लेकर आना है, कैसे कैलकुलेट करना है। टीम इफेक्टिवनेस के लिए हमारे पास डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस थी, उन इन्वेस्टिगेशंस के एंड बैकएंड के ऊपर सर्टेन मॉडल्स एंड सर्टेन डिटेल्स वो आगे फर्दर ऑपरेट कर रही हैं, जिनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन का होना वो आपके लिए जरूरी है। अब ये याद रखिएगा कि टेक्निकली प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन मॉडल्स को उठा के कोई बैठकर क्लाइंट के साथ शेयरिंग नहीं शुरू करता, आप वहां पर लेक्चर्स नहीं दे रहे हो, आप वहां पर कोई एकेडमिक उनके नॉलेज बेस बिल्डअप नहीं कर रहे हो, आपको एक्चुअली वहां पर प्रॉब्लम को हल करना है। लेकिन प्रॉब्लम को हल करने के लिए बैक इन योर ग्रे मैटर जो डिस्कशंस और जो थॉट प्रोसेसेस चल रहे होंगे, ये उनकी डिटेल को शो वो कर रहे हैं। ओके, बिकॉज हमने ऑब्वियसली एक सपोजिटली एक रेस्टोरेंट में आपको एक डिश सर्व करनी है टू द कस्टमर, तो आप कस्टमर को पकी हुई डिश सर्व करते हो, ना कि आप उससे उसकी रेसिपी डिस्कस करते हो। ये पॉइंट बड़ा मैं क्लियरली और बड़ा सोच के आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
कि ये मॉडल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्या चीज है, तो ये डियर ये तमाम रेसिपीज हैं। और ऑब्वियसली जब आप कस्टमर को एक डिश पकाकर देते हो तो यू सर्व द डिश, नॉट द रेसिपी। तो ये सब कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दिस इज नॉट समथिंग टू बी डिस्कस्ड विद द क्लाइंट, क्योंकि अक्सर लोग ये इस डायलॉग में उतराते हैं कि सर ये बताएं कि ये चीजें इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होती हैं। कोई क्लाइंट जो है वो तो ये बातें ना समझता है ना सुनता है। तो उसका मैं बड़ा आपको सिंपल सा जवाब बता रहा हूं कि आपको किसने कहा है कि आपने जाके रेसिपी डिस्कस करनी है। रेसिपी तो आपके जहन में है, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन। जो चीज आपने मार्केट में सर्व करनी है, दैट इज एक्चुअली द टेंजिबल फिजिकल आउटकम। ओके, सो ये चीजें इस तरीके से आपस में एसोसिएट करती हैं, इस तरीके से आपकी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये आपस में लिंकअप वो हो पाती है। अब आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे हो, आप लोगों के अंदर वर्क स्पेशलाइजेशन लेकर आना चाहते हो, तो एक और मैं मॉडल आपके साथ शेयर कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कि होता यह है कि वर्क स्पेशलाइजेशन जब आप बढ़ानी शुरू करते हो इफेक्टिवनेस को लेकर आने के लिए, तो इंपैक्ट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन शुरू में बढ़ता है। ठीक है, आपकी वर्क स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है, आप ज्यादा अपने आपको स्किल वैरायटी टास्क रेनिटी के साथ वो लेकर आ रहे हो। वर्क स्पेशलाइजेशन में ऑब्वियसली स्किल वैरायटी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आपके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स वो ज्यादा होंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्किल ज्यादा होगा। तो उससे क्या होता है कि इन द स्टार्ट इंपैक्ट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन यू आर एबल टू अचीव। लेकिन जब आपकी स्पेशलाइजेशन एक हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो इंपैक्ट फ्रॉम ह्यूमन डिस इकोनॉमीज वो आपको आनी शुरू हो जाएंगी। और डिस इकोनॉमीज की वजूहात क्या है? बिकॉज जब वर्क स्पेशलाइजेशन बहुत हाई हो जाती है तो स्किल आपकी जो स्किल वैरायटी की जरूरत वो पड़ जाती है। अदरवाइज वहां पर जॉब बर्नआउट, जॉब एंजाइटी, जॉब फ्रस्ट्रेशन, इस तरह के जो एलिमेंट्स होंगे वो रुकावट का सबब बन जाएंगे। I have received a question and it is saying that dysfunctional and optimal form of conflict को elaborate मैं further कर दूं। हमारे पास dysfunctional conflict situation एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपकी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव ना हो रही हो। सो इस डायग्राम में ये दो स्टेजेस पर हो रहा है। एक, जब स्टेटस को है, जब कोई तब्दीली नहीं आ रही, जिसको हम लिटरेचर ऑफ चेंज मैनेजमेंट में कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया वो स्टेज है वेयर देयर इज स्टैग्नेशन, वेयर देयर नो चेंज इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो उसको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसने नाम दिया कि सिचुएशन बड़ी एपैथेटिक होगी, स्टैग्नेंट एनवायरनमेंट होगी, नॉन रिस्पॉन्सिव। ऑब्वियसली चेंज आ ही नहीं रहा तो वो इनर्शिया है, नॉन रिस्पॉन्सिवनेस है और लैक ऑफ न्यू आइडियाज है। बिल्कुल स्टेटस को की सिचुएशन है, कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हो रही, ये डिजायरेबल स्टेट नहीं है। और जो कन्फ्लिक्ट है वो डिसफंक्शनल फॉर्मेट में अवेलेबल है, जहां पर ड्राइविंग फोर्सेस आर इक्वल टू रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, नो चेंज इज टेकिंग प्लेस। फिर आपने चेंज लानी शुरू की। जब चेंज लानी शुरू की तो ऑब्वियसली उसमें फंक्शनल एस्पेक्ट आना शुरू हो गया, रिक्वायर्ड एस्पेक्ट्स आने शुरू हो गए और हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की तरफ जाना शुरू हो गए। ये वो स्टेज होगी जब हम वायबल, सेल्फ क्रिटिकल और इनोवेटिव हो रहे हैं। द रीजन बीइंग कि कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने से, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के आने से लोग अपनी नई राय, नई ओपिनियन वो शेयर कर रहे हैं। तो जब लोग नई ओपिनियंस के साथ आएंगे, नई राय के साथ आएंगे, तो हमारे पास मल्टीपल एवेन्यूज वो ओपन होने शुरू हो जाएंगे टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज। ओके, तो यहां पर आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद एक हायर लेवल ऑफ डिसफंक्शनल पर्सपेक्टिव वो उस वक्त एस्टैब्लिश कर जाएगा जब आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएं, जब कॉन्फ्लिक्ट रादर देन बीइंग अनदर अल्टरनेटिव वो एग्रेशन की सूरत इख्तियार कर ले। जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाए, तो यहां पर फिर आपका वो जो हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट था, इट वुड बी अगेन टर्निंग इनटू chaos, it would be turning into disruptive environment, it would be turning into uncooperative situation, कि जहां पर आप जिद लगाकर बैठ जाते हो, जहां पर अना के मसले बन जाते हैं, जहां पर चीज को समझने की बजाय लोग उलझना शुरू कर देते हैं। ओके, तो दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ डिसफंक्शनल पर्सपेक्टिव। परफॉर्मेंस वुड अगेन ड्रॉप एंड द कॉन्फ्लिक्ट लेवल इज वेरी हाई। ओके, अब ये आपके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी बात हो सकती है, ये स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में भी बात हो सकती है। इसके मल्टीपल आपके पास डायमेंशंस एंड डोमेन्स आने शुरू हो जाएंगी कि हाउ दिस फिनोमेना इज टेकिंग प्लेस। अब इसी पॉइंट को या फंक्शनल डिसफंक्शनल को फर्दर डिस्कस करने के लिए मैं आपको इस
पॉइंट पर लेकर आया जहां पर लिखा हुआ वर्क स्पेशलाइजेशन। सपोज हमारी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस के मुताबिक हमारे पास दो राय हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल ये कहते हैं कि वर्क स्पेशलाइजेशन बढ़ानी चाहिए, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल ये कहते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन नहीं बढ़ानी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब आपने कहा कि ठीक है हम वर्क स्पेशलाइजेशन को बढ़ाना शुरू करते हैं, यू फर्स्ट स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। तो शुरू में क्या होगा कि इंपैक्ट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको पॉजिटिव मिलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वर्क स्पेशलाइजेशन से आपकी वर्क एसोसिएशन बढ़ती है, आप उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हो, तो प्रोडक्टिविटी वुड बी एनहांसिंग। लेकिन प्रोडक्टिविटी वुड रीच टू अ सर्टेन लेवल, ये इनडेफिनेटली नहीं बढ़ती है, और उस सर्टेन लेवल के बाद फर्दर इंक्रीज होने की बजाय इट वुड बी डिक्रीजिंग। इसके बैकएंड के ऊपर एक बेसिक इकोनॉमिक्स का असूल है। उस इकोनॉमिक्स के असूल को हम जनरली जानते हैं विद एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कहना यह है कि विद द मार्जिनल इंक्रीज इन आउटकम आपकी जो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट है दैट वुड डिक्रीज। ओके, मार्जिनल इंक्रीज इन द आउटकम वुड डिक्रीज पर यूनिट एवरेज कॉस्ट। ये एक टिपिकल डेफिनेशन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की या बल्क प्रोडक्शन की। ओके, लेकिन ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल उस वक्त तक ऑपरेट करता है जब तक कि आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर नहीं पहुंच जाते। जब आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर पहुंच जाओगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ने, आपको फायदा देने की बजाय आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा और आप डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स की तरफ वो चले जाओगे। सो ये जो टिपिकल इकोनॉमिक्स का असूल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ऑफ रिलेटेड टू द बल्क प्रोडक्शन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, दैट इज द सेम केस विद स्किल एंड वर्क स्पेशलाइजेशन। कि एक हद तक तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपकी टास्क को स्पेशलाइज किया जाए तो जॉब बर्नआउट, जॉब एंजाइटी, जॉब फ्रस्ट्रेशन, इस तरह के बहुत से बोर्डम, इस तरह के बहुत से वेरिएबल्स हैं जो इवॉल्व कर जाते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बजाय घटाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने की बजाय नेगेटिव साइड पर जाना शुरू हो गए हो। ओके, रीजन बीइंग कि आप अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच वो करने की कोशिश वो कर रहे हो। ठीक है, सो आप उसी एसोसिएशन में, जैसे भी आपको मैंने कॉन्फ्लिक्ट का लिटरेचर दिखाया, फिर आपको मैं डिसफंक्शनल एंड फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट पे लेकर आया। अब उसमें मैंने आपको एक कॉन्फ्लिक्ट की फर्दर एग्जांपल बताई कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था और वो कॉन्फ्लिक्ट भी कैसे ऑपरेट कर रहा है। आपकी सारी की सारी जो ऑटोमेशन इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे ऑपरेट करती है। लेकिन याद रखिएगा कि ऑटोमेशन हो, रोबोटिक्स हो, फजी लॉजिक हो, आप कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर आ जाओ, वो उस वक्त तक आपके लिए बेनिफिशियल होता है जब तक कि आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर नहीं पहुंचते। तो कॉस्ट आपकी तब तक ड्रॉप करेगी जब तक आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर नहीं पहुंचते। जब आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर पहुंच जाओगे तो फिर आपकी कॉस्ट फर्दर ड्रॉप करने की बजाय वो इंक्रीज कर जाएगी। इस बात को बड़ा क्लियरली वो ज़हन में रखिएगा। लाइकवाइज हम एक स्टेप आगे और चलते हैं। अब आपको मैं एक और मॉडल दिखा रहा हूं। आई वॉन्डर कि आपने माजी में किसी कोर्स में इस तरह के मॉडल्स पढ़े कि नहीं, और ये है द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल। अब पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल ये कहता है कि जब आप एक प्रोजेक्ट असाइन करते हो टू अ ग्रुप एंड टीम, और हम डिस्कस कर रहे थे कि टीम इफेक्टिवनेस कैसे क्रिएट होगी, तो याद रखिएगा कि उसके अंदर जब लोग काम करेंगे तो वो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल के तहत करेंगे। और इस मॉडल के अंदर सपोज हमारे पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक स्टार्टिंग डेट है, एक एंडिंग डेट है, जिसको हम ए और बी से इस ग्राफ में डोनेट कर रहे हैं। होता यह है कि फर्स्ट मीटिंग के बाद जब एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है तो एक कपल ऑफ डेज तक, कपल ऑफ लाइक टाइम फ्रेम जो आपका पैरामीटर है उस तक कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, बिकॉज वो सिर्फ फर्स्ट मीटिंग की रेवर्बरेशंस वो चलती रहती हैं। टेक्निकली स्पीकिंग कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। आफ्टर अ लैप्स, आफ्टर द इनिशियल फर्स्ट मीटिंग, एक ट्रांजिशन फेज आती है कि जिसमें लोगों को जल्दी पड़ती है और वो तेज तेज काम करना शुरू करते हैं। उस ट्रांजिशन में आपके प्लस माइनस हो रहा होता है, नेगेटिविटीज, डिसफंक्शनल, फंक्शनल एस्पेक्ट्स वो क्रिएट हो रहे होते हैं, यहां तक कि आप एक खास लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अचीव करके दोबारा आराम करने बैठ जाते हो। और फिर आप अगेन फेज 2 में आप एक स्टेटस को के शिकार हो जाते हो एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आप फिर कुछ नहीं करते।
उसके बाद जब डेडलाइन बिल्कुल करीब आती है एकदम से फिर ग्रुप एक्टिवेट होता है, वो काम को पाए तकमील तक पहुंचाता है और फिर उसको सबमिट करवा देता है, डिलीवरेबल्स आपके डिलीवर हो जाते हैं, आउटकम्स आपके अचीव हो जाते हैं और वहां पर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ये कंप्लीशन पॉइंट, पॉइंट बी और स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट मीटिंग, इसके दरमियान एक स्ट्रेट लीनियर कर्व नहीं होता कि जो ही आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई, आपको प्रोजेक्ट असाइन हुआ तो एक लीनियर कर्व शुरू हो जाएगा और वो कंप्लीशन तक चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैंने इस पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल के अंदर वो दिखाने की कोशिश की है, एंड दैट इज हाउ इट गोज ऑन। और आप कब तक फर्स्ट इनिशियल फेज ऑफ स्टेटस को में रहते हो, उसका उसने फॉर्मूला भी यहां पर प्रेजेंट किया, दैट इज a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, कि आपके पास जो एवरेज टाइम का हाफ एवरेज टाइम है उस वक्त तक आमतौर पर कोई काम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मैंने कंसल्टेशन प्रोजेक्ट एलोकेट किया है और आई हैव डाउट्स कि अगर आपको मैं 2 मंथ्स एलोकेट कर रहा हूं तो फर्स्ट मंथ में आप कोई भी खास काम कर पाओगे। ओके, उसके बाद जब प्रेशर पड़ेगा, आपका हाफ टाइम गुजर चुका होगा तो एकदम से काम में तेजी आएगी, काम होना शुरू होगा, लेकिन वो काम एंड तक नहीं चलेगा, कुछ अरसे के बाद फिर आप उस पर फुल स्टॉप लगा के बैठ जाओगे, फिर कुछ वक्त गुजरेगा, फिर जब डेडलाइन करीब आएगी दोबारा से आप एक्टिवेट होंगे और फिर काम को कंप्लीट करेंगे। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक्सेप्शंस कैन ऑलवेज प्रिवेल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो ये आपका पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम मॉडल है जो कि एक ग्रुप की इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइकवाइज अभी हमने जैसे वहां ग्रुप इफेक्टिवनेस में देखा था कि हमारे पास लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल आ रहा है। अब लीडरशिप चैलेंजेस का जब हम डिस्कस करते हैं तो लीडरशिप चैलेंजेस में हमारे पास कुछ सब्जेक्टिव असेसमेंट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स हैं। सब्जेक्टिव असेसमेंट्स की जब हम बात करेंगे, जो लीडर इज सब्जेक्टेड टू दीज टाइप ऑफ चैलेंजेस, उसमें बिहेवियरल इश्यूज हैं, स्टाइल इश्यूज हैं, कंपिटेंसीज के इश्यूज हैं। अब हम स्टाइल और बिहेवियरल इश्यूज का भी डिस्कस करते हैं। और जब हम ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स की बात करते हैं तो लीडरशिप को चैलेंज का सामना करना पड़ता है रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल। अब स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल जो आपके ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं जिनको हम स्मार्टली एलेबोरेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो नोन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जो आपके सब्जेक्टिव असेसमेंट्स होती हैं जिसमें कि बिहेवियर और स्टाइल और कंपिटेंसीज का हम जिक्र करते हैं, इसमें अक्सर औकात चीजें नोन नहीं होती। इसके लिए हमें सब्जेक्टिव मेजरमेंट्स और सब्जेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट्स की जरूरत वो होगी। अब एक लीडर को ऑब्जेक्टिवली भी एक्सपर्ट होना चाहिए और सब्जेक्टिवली भी एक्सपर्ट होना चाहिए। उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स का पता होना चाहिए जो फॉलोअर्स के साथ एसोसिएटेड होंगे। ओके, सो रिमेंबर कि हमने कैलकुलेट क्या करना था, टीम इफेक्टिवनेस, और उसके आपको बैकएंड के ऊपर मैं छोटे छोटे जो निटी-ग्रिटी वेरिएबल्स आ रहे थे उनकी डिटेल्स में लेकर चल रहा हूं कि वी हैव टू लुक अपॉन इश्यूज ऑफ लीडरशिप एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एक्सेट्रा। अब लीडरशिप की फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए इंशाल्लाह विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट जूम मीटिंग, और नेक्स्ट जूम मीटिंग हम शुरू करेंगे एट 9:40. Okay, we're going to have a short break. Thank you. See you all at 9:40.